घड़ी की सुइयों की टिक-टिक कमरे की खामोशी में हलचल पैदा कर रही थी। हीर ने सिर उठाकर देखा। बिस्तर पर उसका लहंगा चारों ओर फैला हुआ था। लाल फूलों और सफ़ेद कलियों की भीनी-भीनी खुशबू ने कमरे की फिज़ा को महका दिया था। ऐसी की ठंडक में भी हीर को पसीना आने लगा। उसने आंखें बंद करके उभरते आंसुओं को पीछे धकेला और धीरे से सिर बिस्तर की टेक से टिका लिया। वह बेहद डरी हुई थी। ऑफ व्हाइट रंग के दुल्हन के जोड़े में वह बेजोड़ सुंदर लग रही थी। बचपन से ही वह अपने हुस्न की तारीफें सुनती आई थी, लेकिन आज जिसने भी उसे देखा, जैसे उसके रूप का जादू उसमें उतर गया हो। कमाल है, दुल्हनें तो सिर्फ लाल जोड़े में सुंदर लगती हैं, आपने ऑफ व्हाइट रंग चुना है, लेकिन उसमें भी आप कयामत ढा रही हो। वेभा ने आईने में झांकते हुए फुसफुसाया था और हीर भी खुद को टकटकी लगाए देखती रह गई थी। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और वह डर के मारे कांप उठी। सीधी बैठते हुए उसने एक हाथ से घूंघट चेहरे पर गिरा लिया। उसके वजूद पर कंपी छा गई थी। आने वाले लम्हों का डर उसे भीतर तक हिला रहा था। अगर आज उसे पता चल गया तो नहीं, आज की रात तो आनी ही नहीं चाहिए थी। उसने जोर से आंखें भींच लीं। दरवाज़ा धीरे से खुला और भीतर अर्जुन प्रताप सिंह दाखिल हुआ, जिसने बिस्तर पर बैठी अपनी दुल्हन को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके दिल में भी जज्बात उमड़ रहे थे। आंखों में अधूरी ख्वाहिशों की चमक थी। आज वह अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो गया था। धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए वह बिस्तर के सामने आकर रुका। भारी कदमों की आहट पाकर हीर साखित हो गई। अर्जुन धीरे से बिस्तर पर बैठा और उसके सजे हुए पांवों पर हाथ रख दिया। मेहंदी से रचे वो पांव अर्जुन को हमेशा से बेहद पसंद थे। थक तो नहीं गई मेरा इंतजार करते करते? दोस्त लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। आखिर में मैंने कह ही दिया कि मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अब और नहीं, आज की रात सिर्फ मेरी और तुम्हारी है, उसने भावुक आवाज में कहा और हीर की ओर थोड़ा झुक गया। हीर की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। डर से वह ठंडी पड़ गई थी। अर्जुन ने घूंघट हटाकर कहा, ओह, सब लोग सही कह रहे थे। तुम वाकई बहुत हसीन लग रही हो। मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? उसने सीने पर हाथ रखते हुए शरारत से कहा। उस वक़्त कोई नहीं कह सकता था कि यह वही 35 साल का गंभीर डॉक्टर है जिससे पूरा अस्पताल डरता है। हीर ने नज़रें उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा। वो आंखें जो चाहत से भीगी थीं, लेकिन ज्यादा देर वह उन्हें देख नहीं पाई। उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। आज की रात नहीं आनी चाहिए थी। मैं क्या करूं? उसने आंखें जोर से मींच लीं। अर्जुन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। क्या हुआ हीर? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तबीयत तो ठीक है? उसने हीर का हाथ थाम लिया। चूड़ियों की खनखनाहट कमरे में गूंज उठी और उसी पल हीर ने झटके से हाथ खींच लिया। अर्जुन चौंक गया। हीर का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। नहीं, मैं ठीक हूं। प्लीज आप मेरे पास मत आइए, मुझे हाथ मत लगाइए, वह टूटे स्वर में बोल पड़ी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकता। उसने उसके गाल को छूने की कोशिश की। तभी हीर के वजूद में जैसे तूफान आ गया। एक झटके से अर्जुन को पीछे धक्का देते हुए वह बिस्तर से उतर गई। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाइए, वह लड़खड़ाते हुए बोली और गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने तुरंत थाम लिया। वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। हीर का भारी झरदोजी वाला दुपट्टा जमीन पर गिर गया था। उसके स्याह बाल अर्जुन के बाजुओं पर बिखर गए थे और उसके वजूद से उठती खुशबू अर्जुन को दीवाना कर रही थी। उसने नजरें फेरते हुए हीर को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। हीर उसकी चचेरी बहन थी। वो चाचा जो कम उम्र में ही विदेश चला गया था। वहां जाकर वह एक विदेशी लड़की से शादी करके बस गया और फिर कभी हिंदुस्तान लौटकर नहीं आया। जब उसने अपनी शादी की तस्वीरें भेजीं तो हवेली में सन्नाटा छा गया। दादी जान घंटों तस्वीरें सामने रखकर रोती रहीं। तब किसी ने कहा था, क्यों फिक्र करती हैं अम्मा जान, अगर उसने शादी कर ली है तो इसमें गलत क्या है? वो वहीं खुश रहे। अर्जुन प्रताप सिंह के पिता विशाल प्रताप सिंह ने अपनी मां को ढांढस बंधाया था। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन ये दिलासे किसी काम न आए। केवल 1 साल के भीतर ही अर्जुन प्रताप सिंह की जुदाई का दूहक सीने में लिए वह इस दुनिया से चली गईं। तब अर्जुन की उम्र केवल 15 साल थी।
दादी की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने पिता को पूरी हवेली का प्रबंधन करते देखा। कई एकड़ जमीन की देखभाल और निगरानी करते करते विशाल प्रताप सिंह थक जाते थे। तब वह घबराकर अपने भाई को फोन कर देते। अब लौट आओ आरो प्रताप सिंह, तुम्हारे हिस्से की सारी जमीन यहीं पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारी संतान कहे कि चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली। विशाल प्रताप सिंह की बात पर विदेश में बसे आरो प्रताप सिंह मुस्कुरा देते। मैं नहीं आ सकता, कुछ ही दिनों में अनन्या की डिलीवरी है और तुम्हें पता है ऐसे समय में मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इस पर विशाल प्रताप सिंह चुप हो जाते और कुछ ही दिनों बाद उन्हें खबर मिलती कि आरो प्रताप सिंह के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। हवेली में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया और धीरे धीरे आरो प्रताप सिंह का संपर्क सबसे खत्म होता चला गया। यहाँ तक कि 18 साल बीत गए और 18 वर्षों बाद जब अचानक आरो प्रताप सिंह की मृत्यु की खबर हवेली में पहुंची तो एक बार फिर हवेली की दीवारें कांप उठीं। आरो प्रताप सिंह की बेटी हेर प्रताप सिंह अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ भारत आ रही है। माँ का तो पहले ही देहांत हो चुका है, अब वह यहीं हमारे साथ हवेली में ही रहेगी, विशाल प्रताप सिंह ने गंभीरता से सबको बताया। अर्जुन प्रताप सिंह ने चौंक कर अपने पिता की ओर देखा। आप चिंता मत कीजिए अब्बूजान, मैं खुद एयरपोर्ट जाकर उसे रिसीव कर लूंगा। अर्जुन की बात पर विशाल प्रताप सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हारे कॉलेज का टेस्ट कैसा रहा? उन्होंने मुड़कर अपने छोटे बेटे की ओर देखा, जो लापरवाही से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। डैड, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद है कि एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा था कि अगर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो आप मुझे एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक दिलवाएंगे। आपको अपना वादा याद है ना? बेटे की बात पर विशाल प्रताप सिंह हल्का सा मुस्कुराए। उनका यह बेटा अर्जुन के बिल्कुल विपरीत था, अत्यंत शरारती, लापरवाह और मस्ती में मग्न रहने वाला। और अर्जुन, उसने तो शिक्षा पूरी होते ही शहर में खुद का एक अस्पताल खोल लिया था और अब तक उसे डॉक्टर बने कई साल हो चुके थे। सभी लोग अब आरो प्रताप सिंह की बेटी हेर प्रताप सिंह का इंतजार कर रहे थे, जो इस समय अपने पिता की पार्थिव देह लेकर भारत आ रही थी। बार बार आंसू पोंछती वह भीतर से भयभीत थी। भले ही वह विदेश में पली बड़ी थी, लेकिन वह तो एक कॉकरोच को देखकर भी डर जाया करती थी। अब पिता के पार्थिव शरीर को भारत लाना उसके लिए कितना कठिन था, ये वही जानती थी। कंधों तक आते बालों को उसने पोनी में बांध रखा था। हरे रंग के सादे लॉन्ग कोट में वह बेहद सुंदर लग रही थी। जैसे ही हेर के पैरों ने भारत की जमीन को छुआ, वह घबरा गई। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ का एक सैलाब था। पता नहीं मुझे कौन लेने आया है, मेरे पास तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, सब तो डायरी में लिखा था। माथे पर हाथ फेरती वह घबराहट से इधर उधर देखने लगी। इतने लोगों की भीड़ देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी वह चौंकी। पुरुषों की कतार में एक व्यक्ति उसे लगातार देख रहा था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, जीन्स और टी शर्ट पहने वह जो कोई भी था, बेहद आकर्षक लग रहा था। हेर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। कुछ पल तो वह उसे देखती रही, फिर संकोच से उसकी ओर बढ़ गई। आप मेरे चाचा की बेटी हैं, हेर आरो प्रताप सिंह। बाबा ने आपकी तस्वीर दिखाई थी। उसकी आवाज़ सम्मोहित करने वाली थी। सच यही था कि पहली ही नज़र में हेर की सुंदरता ने उसे प्रभावित कर दिया था। हेर के सिर हिलाने पर वह पार्थिव देह को रिसीव करने की बात कहकर चला गया और थोड़ी ही देर में सभी व्यवस्था कर वे हवेली लौट आए। जैसे ही आरो प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर हवेली पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। हेर, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, ताई जान के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बस कर मेरी बच्ची, इतनी दूर से अपने पिता की देह लेकर आना आसान तो नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। देखना, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन प्रताप सिंह और विवेक तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। और वैभा, वो तो अभी छोटी है, लेकिन तुम उसे भी अपनी बहन ही समझना। ताईजान ने अपनी छोटी बेटी का जिक्र किया। हेर को हवेली के नियम कायदों की कुछ समझ नहीं आती थी। यहाँ भारत में सब कुछ अलग था, विदेश की दुनिया से बिल्कुल उलट। इतनी बड़ी और भव्य हवेली देख वह हैरान रह गई थी। अर्जुन शहर के अस्पताल में होता था और सिर्फ वीकेंड्स पर हवेली आता था। हवेली में अधिकतर समय विवेक और वेभा ही रहते थे। वेभा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी।
सिर्फ विवेक ही था जो आते जाते हीर को हवेली में नजर आ जाता था। उस दिन भी वह लॉन्ज में रखे सोफे पर बैठी बेख्याली में सामने दीवार को एकटक घूर रही थी, जब किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर पलटी। सामने विवेक था, मुस्कुराता हुआ। हेलो कजिन, यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह? चलो तुम्हें घुमा लाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एक पल के लिए हीर झिझकी, लेकिन ताई जान की बातें याद आते ही उसने विवेक का हाथ थाम लिया। विवेक उसे बाहर ले आया। कजिन, तुम वैसे तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हर वक्त यूं चुपचाप रहती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराया करो, जिंदगी को जिया करो। यही दिन होते हैं जीवन का आनंद लेने के। बाद में तो तुम 10 बच्चों की माँ बन जाओगी और ऐसे झुककर चला करोगी। विवेक ने कमर झुकाकर चलने का इशारा किया तो हीर की हंसी छूट गई। उसे विवेक अच्छा लगने लगा था। गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, फिर तुम आगे क्यों जा रहे हो? हीर ने हैरानी से पूछा जब वह पोर्च से आगे बढ़ता गया। इन बोरिंग 4 पहिए वाली गाड़ियों में कौन घूमता है? मुझसे नहीं होता इनका ड्राइव करना, विवेक ने मुस्कुराकर कहा और एक तरफ इशारा किया। वहां एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक खड़ी थी। विवेक ने प्यार से बाइक पर हाथ फेरा। इस पर बैठने की इजाजत वैसे किसी को नहीं, लेकिन चलो तुम्हें सैर करवा कर लाता हूं। बाइक पर बैठते हुए उसने हीर को भी बैठने का इशारा किया। हीर सामान्य भारतीय महिलाओं की तरह साइड सैडल बैठने लगी, जैसे उसने एयरपोर्ट से आते वक्त कई औरतों को बैठे देखा था। तभी विवेक ने टोका, अरे नहीं भाई, इतने बोरिंग तरीके से नहीं बैठो, ऐसे बैठो जैसे तुम बाइक चला रही हो। उसकी बात पर हिचकिचाते हुए हीर ठीक उसी की तरह पीछे बैठ गई। बाइक स्टार्ट करते ही विवेक उसे हवेली से बाहर ले उड़ा। सड़कें लंबी थीं, मौसम में हल्की ठंडक थी। दोनों ओर पेड़ों की छाया में वह तेजी से बाइक चला रहा था। हीर को उसके पीछे बैठकर बेहद अच्छा लग रहा था। तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसे महसूस हुआ कि उसके मन की सारी उदासी उड़ चली है। अगर कुछ खाना पीना हो तो बताना, बहुत पैसे हैं मेरे पास। विवेक की बात पर हीर हंस पड़ी। उस शाम वे देर तक सड़कों पर आवारा घूमते रहे। विवेक ने उसे गांव की हर गली दुकान दिखा डाली, यहां तक कि पास के शहर तक ले गया। वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो भाई का हॉस्पिटल है, अच्छा है ना? दूर से नजर आती भव्य इमारत को देखकर हीर सचमुच प्रभावित हुई थी। अब घर चलें, बहुत रात हो रही है। हीर ने आसमान में उतरती रात को देखकर कहा तो विवेक हंस पड़ा। रात बहुत नहीं हुई, अब तो बस शुरू हुई है। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोकते हुए उसने हीर का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लिया। वह एक आजाद और बेफिक्र युवा था। उसके साथ घूमते हुए हीर को भी आजादी का एहसास हुआ। यह सच था कि सूर्यलोक में वह सिर्फ पढ़ाई और घर तक सीमित थी, लेकिन यहाँ भारत में उसने जीवन का एक नया रंग देखा था। उसे विवेक अच्छा लगने लगा था। आइसक्रीम खाते हुए उसने चुपके से विवेक को देखा। काली आंखें, माथे पर बिखरे बाल जिन्हें वह लापरवाही से पीछे कर देता था, शर्ट के खुले बटन, कोहनी तक मुड़ी हुई बाहें और फोन पर बात करते हुए जोर जोर से हंसना, सब कुछ उसमें अनोखा था। आधी रात को जब वे दोनों हवेली लौटे, तब तक हीर के दिल में विवेक के लिए एक नर्म सा एहसास पनप चुका था। चलो कजिन, अब तुम रेस्ट करो। हाथ हिलाते हुए वह अपने कमरे की ओर गुनगुनाता हुआ बढ़ गया। हीर के होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई। अब उसे भारत अच्छा लगने लगा था। विवेक रोज ही उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता और वापसी में उसके लिए कुछ न कुछ ले आता। उसे फोटोग्राफी का शौक था। महंगा कैमरा हाथ में लिए वह हर वक्त कुछ न कुछ क्लिक करता रहता। एक दिन जब हीर लॉन में खड़ी थी, वह अचानक उसके पास आ गया। चलो कजिन, भारत की हर खूबसूरत चीज की तस्वीर ले चुका हूं, अब जरा वेस्टर्न ब्यूटी की भी तस्वीरें ले लूं, जरा पोज तो बनाओ। कैमरा उठाते हीर की हंसी छूट गई। विवेक पूछता नहीं था, सीधे आदेश देता था, और हीर को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। सीधे खड़े होते हुए वह उसे पोज देने लगी। तुम्हें तो पोज देना आता ही नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे घूमो। वह उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सही एंगल में करता। कभी उसका बाजू उठाकर सेट करता तो कभी बाल कंधे पर फैला देता। हीर को उसका छूना बुरा नहीं लगता था, बल्कि हर बार जब वो उसे छूता, उसके भीतर एक अजीब सी सरसराहट दौड़ जाती थी। तस्वीरें खींचते समय जब फोन पर किसी की कॉल आई, तो वह हीर से दूर होता हुआ फौरन अपनी बाइक की तरफ भागा था। हीर मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती रह गई। ये बस एक हफ्ते पहले की बात थी।
पूरे हफ्ते हीर की विवेक से मुलाकात नहीं हुई थी। वीकेंड पर अर्जुन घर आया हुआ था और पूरे वीकेंड के दौरान घर में एक अजीब सी हलचल बनी रही। हीर को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि अर्जुन की मौजूदगी में ताया जी के लिए उसकी अहमियत कुछ अलग ही है। अर्जुन के होते हुए विवेक कहीं पीछे छूट जाता था। जैसे ही अर्जुन वापस गया, हीर विवेक को ढूंढती हुई उसके कमरे तक आ गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और बेड के ठीक बीचों बीच एक लिफाफा रखा था। हीर ने सहज ही वह लिफाफा उठाया और एक पल के लिए ठिठक गई। उसमें उसकी तस्वीरें थीं, हार्ड कॉपी में निकली हुई, हर एंगल से बेहद खूबसूरती से ली गईं। एक के बाद एक तस्वीर को देखते हुए वह विवेक की मोहब्बत में डूबती चली गई। भला कोई किसी को इतनी तवज्जो और प्यार कैसे दे सकता है जितना विवेक ने उसे दिया। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। विवेक तौलिया से बाल रगड़ता हुआ बाहर निकला। हीर ने एक पल को नजरें फेर लीं। अरे, देख लीं अपनी तस्वीरें? देखो कजिन, कितनी शानदार फोटोग्राफी करता हूं ना मैं, वह मुस्कुराते हुए बोला। हीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र टेबल पर रखे एक लॉकेट पर पड़ी। ये लॉकेट कैसा है? उसने अनायास ही हैरत से पूछा। क्या विवेक की जिंदगी में कोई और लड़की है? इस सोच से ही उसका दिल कसक उठा। विवेक ने झट से लॉकेट उठाया। अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। लो, मैं खुद ही पहना देता हूं। कहते हुए उसने नरमी से हीर की गर्दन में लॉकेट पहना दिया। जब वह उसका हुक बंद कर रहा था, उसकी उंगलियां हीर की गर्दन को छू गईं और एक अजीब सी सनसनी हीर के पूरे वजूद में दौड़ गई। वह अचानक पलटी। मुझे ताई जान बुला रही हैं। लेकिन जुमला उसके होंठों में ही अटक गया। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। विवेक की आंखों में आज कुछ अजीब सा था, कोई अनजाना सा जज्बा जो पहले कभी नहीं देखा था। जाने की इतनी जल्दी किस बात की है? मेरे पास बैठने से डर लगता है क्या? वह भारी लहजे में बोला तो हीर की सांसें थमने लगीं। नहीं, वो ताईजान। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। विवेक की नज़दीकियां बढ़ती गईं और हीर की हिम्मत जवाब देने लगी। यह सच था कि वह विवेक से प्यार करती थी, लेकिन वह उससे शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। मगर विवेक जैसे आज हर हद पार कर देना चाहता था। थोड़े से प्रतिरोध के बाद हीर जैसे पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। दूसरी ओर तेजी से गाड़ी चलाते हुए अर्जुन प्रताप सिंह के होठों पर मुस्कान थी। आज उसने अस्पताल से खास छुट्टी ली थी। कल ही वह शहर लौटा था, लेकिन हीर का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह जान चुका था कि वह अब हीर को किसी और का होते नहीं देख सकता। कल ही तो अम्मा जान ने कहा था कि वे हीर की शादी करना चाहती हैं, वे उसे उदास नहीं देख सकतीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा था। अब वह फैसला कर चुका था। आज ही अम्मा जान से बात करेगा। हवेली के बाहर कार रुकी तो रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी। वह दबे पांव हवेली में दाखिल हुआ। किसी को उसके आने की खबर नहीं थी। तभी उसकी नज़र हीर पर पड़ी, जो अर्जुन के कमरे की तरफ से अपने कमरे की ओर तेजी से जा रही थी। हीर, जाग रही हो? अर्जुन ने सहज ही पुकारा। हीर को देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी हालत देखकर वह चौंक गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा गायब था और चेहरा पीला पड़ गया था। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? अर्जुन फिक्र से उसके पास आया तो हीर 2 कदम पीछे हट गई। जी मैं ठीक हूँ, बस वो पानी पीने आई थी, वह घबराकर कहती हुई तेजी से वहां से निकल गई। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और फिर उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। यही तो वजह थी कि उसे हीर पसंद थी। वह शर्मीली थी, दूसरी लड़कियों की तरह बोल्ड और बेबाक नहीं थी। बस कुछ ही दिन और। हीर आरो प्रताप सिंह, उसके बाद तुम अपने नहीं बल्कि मेरे कमरे में जाया करोगी। एक सुखद एहसास ने अर्जुन को घेर लिया था। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते और बिस्तर पर लेटते हुए वह लगातार हीर के बारे में ही सोच रहा था, जबकि हीर अपने कमरे में दाखिल होते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। ये क्या हो गया? ये तुमने क्या कर दिया विवेक? मैं ये सब शादी से पहले नहीं चाहती थी, वह सिसकती रही और बीते लम्हों पर पछताती रही, मगर विवेक को रोकना उसके बस में नहीं था। डर से वह सिर से पांव तक कांप रही थी।
बीती रात उसने विवेक को रोकने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वह अपने प्यार के दावे करते हुए उसकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। वह अंदर ही अंदर ग्लानि में डूबी जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो लॉन्स में कुछ असामान्य सा शोर था। कपड़े बदलकर वह नीचे आई तो विवेक अर्जुन के कंधे पर झुका हुआ हंसते हुए कह रहा था, अरे वाह भाईजान, आपका फैसला तो बहुत अच्छा है। घर में रौनक आ जाएगी। इतने दिनों से तो सन्नाटा ही छाया हुआ था। हीर का दिल जोर से धड़क उठा। भाई, मैं तो कब से अपने बेटे की शादी का सपना देख रही थी। शुक्र है उसने किसी लड़की का नाम तो लिया, और हीर को तो हमेशा से ही अपनी बहू के रूप में देखती आई हूं। ताईजान की बात पर हीर का दिल कांप गया। क्या विवेक ने उन्हें शादी के लिए मना लिया था? एक अनचाही मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अरे हीर, आ गई? इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ताईजान ने पुकारा तो वह चुपचाप चलती हुई उनके पास आ बैठी। अर्जुन तुमसे शादी करना चाहता है। मैं और तुम्हारे तायाजान बहुत खुश हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, है ना? ताईजान ने प्यार से कहा, और हीर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने फटी फटी नज़रों से सामने देखा, जहां अर्जुन के साथ विवेक बैठा था। अर्जुन मुस्कुरा रहा था और गहराई से हीर का निरीक्षण कर रहा था, जबकि विवेक। हीर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वह इत्मीनान से च्युइंगम चबा रहा था, जैसे इस फैसले से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। शादी अर्जुन से? लेकिन हीर ने घबराकर इधर उधर देखा। सभी लोग खुश थे, संतुष्ट थे, मुस्कुरा रहे थे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? मुझे यकीन है उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इतनी मासूम सी है वो। चलो शादी की तैयारियां करो। 1 महीने में अर्जुन और हीर की शादी कर देंगे। तायाजान ने अखबार खोलते हुए जैसे फैसला सुना दिया। ताईजान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर हीर सन्न थी। उसने फिर से विवेक की ओर देखा। वह अर्जुन के हाथ पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा रहा था। हीर का दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था? उसके दिल में हीर के लिए न प्यार था, न कोई और भावना। वह आराम से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। क्या बात है हीर, तुम खुश नहीं हो? अर्जुन ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए पूछा। हीर ने घबराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और फिर तेजी से पलटकर अपने कमरे की ओर भाग गई। अर्जुन के होठों पर फिर एक मुस्कान फैल गई। लगता नहीं ये लड़की सूर्यलोक में पली बड़ी है, बहुत ज्यादा ही शर्मीली है। वह गहरी सांस लेकर बाहर की ओर निकल गया। अपने कमरे में मौजूद हीर का मन कर रहा था कि दीवारों से सिर टकराकर रोए। इतना बड़ा धोखा। उसने तो अपनी इज्जत भी विवेक के हाथों सौंप दी थी, लेकिन उसने पलटकर देखना तक जरूरी नहीं समझा। हीर को रात का इंतजार था, जब सब अपने अपने कमरों में सो जाएं। पूरा दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली, और रात होते ही वह विवेक के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर विवेक चौंका। अरे, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? या अब मेरे कमरे में आने से डर लग रहा है? कहते हुए उसने आंख मारी। हीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब तुमने क्यों किया? जो कुछ कल हुआ उसके बाद तो मुझे तुम्हारी पत्नी बनना चाहिए था। तुम ताईजान को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे भाई से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक ने बेजारी से बालों में हाथ फिराया और बोला, ओ कम ऑन कज़न, तुम तो सूर्यलोक से पढ़कर आई हो। तुम्हें नहीं पता ये सब बहुत कॉमन बातें हैं। कुछ भी खास नहीं था, बस एक छोटी सी गलती थी। कल हमने साथ में थोड़ा अच्छा वक्त बिताया, और इसमें तुम भी शामिल थी। यू नो, अब मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगा देना। और जहां तक शादी की बात है, तो मेरी अभी शादी करने की उम्र। तो वो सब कुछ एक मजाक था? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हीर ने टूटे हुए लहजे में पूछा। विवेक अचानक उसकी ओर घूमा। वाट? मोहब्बत? बेवकूफ़ लड़की, मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस साथ में एंजॉय करना चाहिए। हमने कुछ दिन एंजॉय किया, अब तुम भाई के साथ एंजॉय करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। बस यही तो तुम्हें चाहिए था। अंदर से तुम वही बोरिंग भारतीय लड़की हो। और खबरदार, अगर किसी को मेरे बारे में कुछ बताया तो इस सब में तुम्हारा किरदार भी बराबर का था। उंगली उठाकर धमकी देते हुए विवेक ने कहा, तो हीर का सारा बदन कांप गया। अब जाओ यहां से, वह बेजारी से बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। हीर ने अपनी आंखें जोर से भींच लीं। बेइज्जती और शर्म से उसके कानों की लो तक सुर्ख हो गई थीं। टूटे कदमों से लौटकर वह अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसे पता था अब वही होगा जो हवेली वाले चाहेंगे।
लेकिन उसने जो कुछ किया था उसका अंजाम इतना भयानक होगा, इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। दिन गुजरते रहे, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ताईजान हर चीज़ में हीर की पसंद शामिल करती रहीं, लेकिन हीर तो जैसे बर्फ का पिघलता हुआ बुत बन चुकी थी। अर्जुन के मैसेज आते तो वह सिर्फ एक शब्द में जवाब देती और फिर फ़ोन बंद कर देती। वीकेंड पर जब अर्जुन हवेली आता तो वह अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती जब तक वह लौट न जाए। अगर कभी गलती से विवेक से सामना हो जाता तो वह डर के मारे कांप उठती, जबकि विवेक ऐसे व्यवहार करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। हीर को अपने ही वजूद से नफरत होने लगी थी। क्या मैं इस शरीर के साथ अर्जुन की बीवी बन सकती हूँ? क्या उसे पता नहीं चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है? तकिए में मुंह छुपाए वह बार बार खुद से सवाल करती, लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे शादी की तारीख तय हो गई। 1.5 महीने बाद कार्ड छप चुके थे और वक्त भी बीत गया। हीर पिछले 1 हफ्ते से अपने कमरे में ही बंद थी। लगातार सिर दर्द और बिगड़ती तबीयत की वजह से उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। ताईजान ने उसके रवैये को उसकी शर्म समझकर तंग करना बंद कर दिया था, लेकिन आज उसे बाहर निकलना ही था। ताईजान ने नौकरानी के हाथों कई बार बुलावा भेजा था। हीर जब लॉन्स में आई तो ताईजान लिस्ट लेकर कुछ देख रही थीं। अरे आ गई बेटा, शादी का ड्रेस तो तुमने फ़ोन पर ही पसंद कर लिया, लेकिन साइज़ देने तो खुद जाना पड़ेगा। घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं नहीं जा सकती। तुम वेभा के साथ चली जाओ। बस नाप ही तो देना है, फिर वापस आ जाना। अब शादी में तो 1 हफ्ता ही रह गया है। ताईजान की बात पर हीर ने घबराकर अपनी उंगलियां मसलनी शुरू कर दीं। ताईजान ने गौर से उसे देखा। हीर के चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी। बाल अब कंधों से निकलकर कमर तक पहुंचने लगे थे। आधे बालों में क्लचर लगा था और गले में बस डीला ढाला दुपट्टा। फिर भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। ताईजान ने प्यार से कहा, फिक्र मत करो हीर, शादी के वक्त ऐसा हर लड़की के साथ होता है। अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हीर ने आंखों में आती नमी को छुपाते हुए बस चुपचाप सिर हिला दिया। ड्राइवर उन्हें शहर के एक बुटीक में ले आया, जहां टेलर पहले से ही मौजूद थी। हीर ने बेमन से अपना नाप दिया। सुबह से ही उसकी तबीयत खराब थी, बार बार चक्कर आ रहे थे और खाने की किसी भी चीज़ को देखकर उसे घिन आ रही थी। यहाँ तक कि पानी पीने के बाद भी उसे उल्टी हुई थी। इस वक्त भी थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद उसकी सांस फूलने लगी थी। मजबूरन वह पास रखे सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ हीर आपी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वेभा, जो कि 13 साल की मासूम बच्ची थी, घबरा कर उसके पास आई। हीर ने धीमे से कहा, हाँ, तबीयत खराब है, इस हालत में घर तक नहीं जा सकती। ड्राइवर से कहती हूँ कि किसी नज़दीकी क्लिनिक में ले चले ताकि दवा ले लूँ। हीर ने खुद को संभालते हुए बाहर आकर ड्राइवर से कहा, तो उसने उन्हें एक निजी क्लिनिक पहुंचा दिया। तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं बस दवा लेकर आती हूँ, हीर ने वेभा से कहा और खुद अंदर चली गई। क्लिनिक में ज्यादा भीड़ नहीं थी। अंदर मौजूद लेडी डॉक्टर ने हीर को देखते ही पूछा, क्या तकलीफ है? हीर ने अपनी सारी लक्षण बताए तो डॉक्टर कुछ पल उसे परखती रहीं और फिर बोलीं, बेबी, अंदाजे से लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये स्ट्रिप ले जाइए, वॉशरूम में जाकर टेस्ट कीजिए और फिर बताइए। डॉक्टर ने आम से लहजे में कहा तो हीर को जैसे जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। प्रेग्नेंट? ये शब्द बेमन से उसके होंठों पर आए। डॉक्टर ने सामने प्रेगनेंसी स्ट्रिप रखते हुए वॉशरूम की ओर इशारा किया। शुक्र था डॉक्टर ने उससे ये नहीं पूछा कि क्या वो शादीशुदा है या नहीं। हीर ने जैसे तैसे स्ट्रिप उठाई, उसके पैरों से जान सी निकल गई थी। चेहरा लथपथ सफ़ेद, डगमगाते कदमों से वह बाथरूम तक पहुंची। दिल इस कदर धड़क रहा था जैसे पसलियां चीरकर बाहर आ जाएगा। कांपते हाथों से उसने टेस्ट किया और जैसे ही स्ट्रिप पर 2 लाइनें उभरीं, उसका दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रो दे। एक ही पल में वह जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। टेस्ट पॉजिटिव था, वह सचमुच प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर आ जाइए, मुझे और भी मरीज़ देखने हैं। हीर ने आंसू पोंछे और मृत से कदमों के साथ बाहर आई। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयां लिखते हुए पूछा, शादी को कितना वक्त हुआ? हीर के होंठों से ना चाहते हुए भी झूठ निकला, 2 साल। शौहर का नाम? डॉक्टर के पूछते ही हीर एक बार फिर सिहर गई, लेकिन तभी डॉक्टर का फ़ोन बज गया और हीर ने चैन की सांस ली कि और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा।
डॉक्टर फोन पर व्यस्त थी और हीर उठकर बाहर भाग गई। गाड़ी चलाओ, उसने जैसे किसी भूत को पीछे छोड़ते हुए कहा। दवा ले ली आपने? वेभा के पूछने पर हीर ने मुश्किल से सिर हिलाया। दिमाग में तूफान था। अब समझ आया कि पिछले दिनों उसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही थी। कमरे में दाखिल होते ही वह फूट पड़ी। ये क्या हो गया? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? वह चीखों को दबाते कमरे में चक्कर काट रही थी। हर कोई यही सोचेगा कि मैं बदचलन हूं। आईने के सामने खड़ी हो उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मार डाले, एक के बाद एक, जैसे पागल हो गई हो। थक कर जमीन पर बैठकर सिसकियां भरने लगी। तुमने बहुत बुरा किया, विवेक। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वह तड़प रही थी और उधर अर्जुन अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। हीर ने 1 हफ्ता खुद को कमरे में बंद रखा। आखिरकार उनकी शादी हो गई। लेकिन हीर के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर आज रात अर्जुन को सब कुछ पता चल गया तो? शादी की रात कमरे में दाखिल होने तक हीर की हालत बेहद खराब थी। अर्जुन ने जब उसका हाथ थामा तो उसे लगा उसका हर झूठ उसके सामने आ जाएगा। हीर ने अपनी बंद होती आंखों से अर्जुन को परेशान होते देखा। उठो, सुबह हो गई है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर उसने मुश्किल से आंखें खोलीं। वह मुस्कुराते हुए उसके पास लेटा था। हीर एक झटके से उठ बैठी, डर भरी नज़रों से इधर उधर देखा। वह अर्जुन के कमरे में थी। तभी याद आया, कल उसकी शादी की रात थी। तुम बेहोश हो गई थीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम होश में नहीं आईं। बीपी लो था इसलिए ड्रिप लगाई। अब तुम ठीक हो, अर्जुन ने नरमी से कहा। हीर ने राहत की सांस ली। अर्जुन के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। मैंने तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया था, कहते हुए अर्जुन ने एक मखमली डिब्बी खोली और अंगूठी निकाली। हीर ने भावशून्य चेहरा बनाए उसे देखा। उसका दिल कांप उठा। कब तक ये झूठ छुपाएगी? वह अर्जुन से थोड़ा दूर सरकी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। लाओ, अपना हाथ दो। बड़े प्यार से उसने हीर की उंगली में अंगूठी पहनाई। हीर का बदन कांप उठा। अर्जुन का स्पर्श उसे भीतर तक जला गया। अर्जुन ने उसका ठंडा पड़ता हाथ महसूस किया। इट्स ओके, हीर। मुझे जल्दी नहीं है। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम इस रिश्ते को शुरू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हीर ने अविश्वास से उसकी आंखों में देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ताईजी उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थीं। शादी के दूसरे दिन उसे फिर से सजाकर अर्जुन के पास बैठा दिया गया। जो भी देखता, देखता ही रह जाता। चाँद सूरज की जोड़ी है बिल्कुल। वह अर्जुन की तपती नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, अर्जुन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा ही था कि तभी विवेक की आवाज़ गूंज उठी। वाह भैया जान, पोज तो बेहतरीन है। जरा भाभी की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से तो देखिए। वह उनकी शादी की तस्वीरें खींच रहा था। हीर ने घायल निगाहों से उसकी ओर देखा। उसे हर तरह से तोड़ देने के बाद भी वह कितना खुश था। उसके चेहरे पर न पछतावा था, न ही बीते वक्त की कोई छाया। हीर को लगा उसकी सांसें घुटने लगी हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन उसका हाथ थामकर कमरे में ले आया। तुम आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो, उसने हीर को आईने के सामने खड़ा करते हुए कहा और मोहब्बत भरी नज़र उस पर डाली। हीर के हाथ कांपने लगे। मुझे सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हीर ने उसकी मदहोश निगाहों से नज़रें चुराते हुए कहा। अर्जुन एक पल को ठहर गया। क्या हुआ है तबीयत को? उसके सवाल पर हीर की आंखों में पानी उतर आया। अपनी हथेलियां मसलती हीर जैसे लाजवाब हो गई थी। ठीक है, अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलो, जल्दी से कपड़े बदलो, फिर कोई मूवी देखते हैं। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर हीर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है? वह तेजी से पलटकर वॉशरूम में चली गई ताकि अर्जुन उसके बहते आंसू न देख सके। वह न जाने कितनी देर शॉवर के नीचे खड़ी रोती रही और जब बाहर निकली तो अर्जुन उसका इंतजार करते करते गहरी नींद में सो चुका था। हीर को खुद पर अफसोस होने लगा। धीरे से बिस्तर पर उसके पास लेटते हुए हीर ने सोच लिया था कि अब वह उसे सारी सच्चाई बता देगी, लेकिन कैसे? उसमें हिम्मत ही नहीं थी। दिन बीतते रहे और अर्जुन का व्यवहार उसके लिए बेहद मोहब्बत भरा और सुलझा हुआ रहा। 1 हफ्ते बाद उसकी हॉस्पिटल की छुट्टी खत्म हो गई। मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम लोग हनीमून पर चलेंगे। तुम बता देना कहाँ जाना है,
मैं टिकट्स बुक करवा लूंगा, उसने प्यार से हीर का हाथ थामते हुए कहा। हीर ने हल्के से अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह हमेशा उसकी नज़दीकी से कतराती थी और उसकी किसी मोहब्बत भरी बात का जवाब नहीं देती थी। अर्जुन गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ कमरे से निकल गया और हीर फूट फूट कर रोने लगी। 10 दिन बाद जब वह लौटा तो बहुत खुश था। उसने हनीमून की टिकट्स करवा ली थीं और उसे पूरा यकीन था कि हीर अब तक खुद को संभाल चुकी होगी। जब वह कमरे में आया तो हीर दाईं करवट लिए गहरी नींद में थी। ढीले ट्राउजर और टी शर्ट में उसका रूप बेहद सजीव और सुंदर लग रहा था। अर्जुन धीरे से उसके पास बैठा और उसके गाल पर गिरे बालों की लट पीछे की। हीर किसी एहसास से जाग गई और जैसे ही उसने पास अर्जुन को देखा वह झटके से उठ खड़ी हुई। दूर हटिए आप मुझसे, मैंने कहा था ना, मुझे हाथ मत लगाइएगा। वह तेजी से बिस्तर से नीचे उतर गई। अर्जुन उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। क्यों हाथ न लगाऊं? आखिर क्या मसला है? हम पति पत्नी हैं, लेकिन तुम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो। अर्जुन का माथा बलों से भर गया। वह भी झटके से नीचे उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। हीर की आंखों में आंसू उतर आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वह भर्राई आवाज में बोली और 2 कदम पीछे हट गई। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उभरा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या है तुम्हारी तबीयत को? बताओ मुझे। मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें कोई कमजोरी है, दर्द है, क्या है? उसकी आवाज में अब नरमी थी। वह हीर के दोनों बाजुओं को थामकर उसे बिस्तर पर बिठा चुका था। हीर जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा, रो मत, परेशान मत हो। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूं। कल सुबह वापस जाना है। 1 हफ्ते बाद हमारी फ्लाइट्स हैं। मैं उसी दिन वापस आऊंगा। हॉस्पिटल में मरीजों का बहुत रश है। शायद मैंने तुम्हें अधूरी नींद से जगा दिया। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन हीर चुप होने के बजाय और ज्यादा रोने लगी और कब वह उसके कंधे से सिर टिकाए थक कर सो गई, उसे खुद भी पता न चला। सुबह अर्जुन वापस शहर चला गया था, मगर उसे शहर पहुंचे अभी केवल 2 ही दिन हुए थे कि वह बुरी तरह चौंक उठा। अम्मा जान की हवेली से कॉल आया था, अर्जुन, हीर बेहोश हो गई है। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने क्या हो गया है, उसका रंग भी पीला जर्द होता जा रहा है। अम्मा जान की बात सुनकर अर्जुन घबरा गया। उसे फौरन अस्पताल ले आइए, ड्राइवर से कहिए जरा तेज गाड़ी चलाए। अर्जुन के कहते ही अम्मा जान हीर को नौकरानी की मदद से गाड़ी में डालकर शहर की ओर रवाना हो गईं, जहां अर्जुन बेताबी से उनका इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही अर्जुन ने हीर को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया। वह बेहोश थी, उसकी सफ़ेद रंगत में जर्दी घुली हुई थी। सादे काले कपड़ों में उस बेहोश चेहरे के साथ भी वह अर्जुन के दिल को धड़का गई थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को भेजकर अर्जुन खुद ही उसका मुआयना करने लगा। जब वह नब्ज चेक कर रहा था तो एक पल के लिए ठिठक गया। ब्लड टेस्ट कराइए, उसने नर्स को आदेश दिया। अर्जुन 15 साल से गायनी का डॉक्टर था, लेकिन हीर की हालत उसे अजीब लग रही थी। वह बार बार अपने शक को झटक रहा था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो जैसे सातों आसमान उसके सिर पर गिर पड़े। हीर 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अविश्वास भरी नज़रों से बिस्तर पर पड़ी अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी हीर ने धीरे से आंखें खोलीं। आप? वह खुद ब खुद उसके होठों से निकला। हाँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। कब से ये बच्चा अपने अंदर छुपाकर घूम रही थी तुम? और किसका है ये कारनामा? अर्जुन ने नफरत से कहा और रिपोर्ट उसकी ओर उछाल दी। हीर सन्न रह गई, कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई जो अर्जुन की बात की तस्दीक कर रही थी। हीर की आंखों से आंसू बह निकले। शुक्र था उस वक्त कमरे में वे दोनों ही थे। ताई जान थोड़ी देर के लिए आराम करने अर्जुन के ऑफिस चली गई थीं। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, हीर ने कांपते होठों से कहा। अर्जुन ने ताज्जुब भरी नज़र उस पर डाली। क्या बताने वाली थी? तुम तो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती, लेकिन किसी और के साथ? वाक्य अधूरा छोड़ अर्जुन ने दीवार पर मुक्का मारा। यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी घटिया किरदार की हो सकती है। क्यों किया ये सब मेरे साथ? मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था। उसकी आंखें भीगने लगीं। वह ऊंचा लंबा मर्द उस वक़्त अपनी बीवी के सामने हार गया था। हीर ने सर झुका लिया। उसे पता था अब क्या होगा। अर्जुन उसे तलाक देगा, हवेली वाले भी निकाल देंगे।
सिसकियां उसके लब्बों से टुकड़ों में टूटती रहीं। मैं जा रहा हूं तलाक के कागज बनवाने, उसी से शादी करो जिससे तुम्हें ये सब करके खुशी मिलती है, कहकर अर्जुन ने नफरत भरी नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। तभी नर्स घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। अर्जुन अभी कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल बजा। सर, प्लीज वापस आइए, आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें ब्लीडिंग हो रही है। वह सन्न रह गया। हीर की बिगड़ती हालत ने उसकी जान निकाल दी। कुछ पल पहले तक जो वह टूट चुका था, अब उस पर बस एक ही ख्याल हावी था, हीर को कुछ नहीं होना चाहिए। वह उल्टे कदम कमरे की ओर भागा। नर्स हीर की गिरती धड़कनें चेक कर रही थीं। इनका मिसकैरेज हो गया है शायद, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, पहले से ही इनका ब्लड लेवल कम है, हमें कुछ करना होगा। नर्स की बात सुन अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका ब्लड प्रेशर और हार्टबीट चेक किया। सब कुछ खतरे की घंटी बजा रहा था। D&C के लिए ओटी तैयार करो, और हाँ, मेरी वालिदा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें बस यही कहना है कि मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा। हीयर एक बार फिर बेहोशी की हालत में जा रही थी और उसी हालत में उसने अर्जुन को अपने ऊपर झुकते देखा। मुझे माफ कर दीजिए, टूटे हुए लफ्ज उसके होंठों से निकले। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। खामोश हो जाओ। उसकी आवाज इस बार नरम थी। हीर की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया और D&C करते वक्त अर्जुन की आंखें साखित थीं। साथ मौजूद डॉक्टर उसके सब्र पर हैरान थे, और अर्जुन, वो तो अपने दिल की दुनिया तहस नहस हो जाने से बिल्कुल बेखबर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्यों कर रहा है। उसे तो हीर से नफरत करनी चाहिए थी, उसे ठुकरा कर अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसकी तकलीफ पर वो बेचैन क्यों हो गया था। हीर का खून तेजी से बह रहा था, और खून मंगवा कर चढ़वाते हुए अर्जुन ने एक नज़र उसकी ओर डाली। उसका रंग चादर की तरह सफ़ेद पड़ चुका था, गर्दन एक ओर झुक गई थी, वह पूरी तरह बेहोश थी। D&C की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 1 घंटे बाद उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर अर्जुन ने थके हुए अंदाज में अपना गाउन उतार दिया था। अम्मा जान को वो पहले ही हवेली वापस भेज चुका था और उन्हें तसल्ली दे दी थी कि हीर को सिर्फ ताकत की दवाइयों की ज़रूरत है। वह सिर हिलाते हुए लौट गई थीं। उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। जब हीर ने आंखें खोलीं, उसके सामने अस्पताल की सफ़ेद छत थी। उसने कमजोरी से अपना हाथ देखा, ड्रिप धीमी गति से चल रही थी, गला सूख रहा था, सिर में दर्द की लहरें उठ रही थीं। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी, वह बिल्कुल पास खड़ा था। उसे अपनी ओर देखते पाकर हीर मुस्कुरा उठी। अब कैसी तबीयत है, दर्द तो नहीं हो रहा? बेड के पास बैठते हुए अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हीर की आंखों में पानी उतर आया। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, लड़खड़ाते लहजे में वह बोली। अर्जुन ने उसके चेहरे की ओर देखा। वह इस चेहरे से बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। अर्जुन की बात जैसे हथौड़े की तरह हीर पर गिरी। नहीं, प्लीज, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आपने पूछा तक नहीं कि यह बच्चा किसका था। आंसुओं को रोकते हुए वह सब कुछ बताने लगी। शुरू से अंत तक उसने अर्जुन से एक लफ्ज भी नहीं छुपाया। जैसे ही विवेक का नाम लिया, अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हक पर डाका डालने वाला और कोई नहीं, उसका छोटा भाई था। उसके कदम डगमगा गए, लेकिन हीर की नम आंखें गवाही दे रही थीं कि वह झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास सारे मैसेज और चैट्स मौजूद हैं जो विवेक ने मुझे भेजे। मैं झूठ नहीं बोल रही। अपनी बात के अंत में उसने टूटे हुए लहजे में कहते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे अब खुद को अर्जुन के हवाले कर दिया हो। वह जो सज़ा दे उसे मंजूर हो। अर्जुन बिल्कुल खामोश, साकित बैठा रहा। तकदीर ने ऐसा पलटवार किया था कि वह स्तब्ध था। ये फैसला लेने की घड़ी थी। अगर वह हीर को तलाक देता और जाकर अपने भाई का गिरेबान पकड़ता तो दोनों रिश्ते उसके हाथ से चले जाते, और अगर वह मर्दानगी का सबूत देते हुए चुप रहता तो अपने दिल का क्या करता। अर्जुन ने पीड़ा से आंखें मूंद लीं। जेब में पड़ा उसका फोन लगातार बज रहा था। कॉल उठाकर देखा, हवेली से अम्मा जान की कॉल थी। खुद को संभालते हुए उसने कॉल रिसीव की।
दूसरी ओर अम्मा जान बुरी तरह रो रही थीं और बता रही थीं कि विवेक का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। अर्जुन सन्न रह गया। इसके बाद हालात बड़ी तेजी से बदले। हीर ठीक होकर घर लौट आई थी, लेकिन हादसे में विवेक की रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी कि वह जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया था। उसकी सारी शरारतें और घमंड हवा हो चुके थे। वह बिस्तर पर पड़ा छत को घूरता रहता था। खाना पीना तक नौकरों के भरोसे था। ताईजान उसे देखतीं तो तड़प उठतीं, लेकिन हीर जानती थी यह सब ऊपर वाले का इंसाफ था। उसने एक मजबूर लड़की का फायदा उठाया था और यही वजह थी कि आज वो इस हालत में पहुंचा था। 1 महीना बीतने के बाद अर्जुन आज शहर से लौटकर घर आया था। हीर चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। आपकी चाय? चाय टेबल पर रखकर वह उसके पास खड़ी हो गई। दाईं ओर रखा भूरा लिफाफा उसकी नज़र में आया। क्या ये तलाक के कागजात थे? हीर का दिल बैठने लगा। अर्जुन ने धीरे से हीर का हाथ थामा। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? उसकी नज़रों में इसरार था, मोहब्बत थी, भरोसा था। हीर के सर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। वह मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके लहजे में रजामंदी थी। अर्जुन मुस्कुरा दिया। हीर ने उसका चौड़ा सीना अपने सर से लगाया और आंखें बंद कर लीं। हवेली में जो नुकसान हुआ था वो असाधारण था, लेकिन जब कुदरत के नियम तोड़े जाएं तो ऐसे नुकसान होना लाजमी है। अर्जुन और हीर ने तय किया कि वे अपने अतीत को भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे। एक दूसरे को मोहब्बत से थामे उन्होंने साथ जीने का जो फैसला किया, उसने हीर के अंदर तक सुकून भर दिया था।